हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में ही भ्रूण परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भ्रूण परिवर्तन की खोज किसने की। तो भ्रूण परिवर्तन की खोज 1840 में हैंस्टीन ने की थी सर्वप्रथम, और इसने एक द्विबीजपत्री पादप क्रूसिफेरी कुल का कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये द्विबीजपत्री पादप है। तो स्टूडेंट्स, भ्रूण परिवर्तन की खोज सबसे पहले 1840 में हैंस्टीन ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक द्विबीजपत्री पादप, और जो किस कुल का है? क्रूसिफेरी कुल का है। इस पौधे पर सर्वप्रथम भ्रूण का अध्ययन किया था हैंस्टीन ने, और यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ा है कि निषेचन के दौरान जब निषेचन होता है तो भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अन्य कोशिका के साथ संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, ये युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। निभाग की ओर वाली कोशिका शीर्षस्थ कोशिका, और बीजांड द्वार की ओर कोशिका जो बनती है वो होती है आधारीय कोशिका। इस शीर्षस्थ कोशिका में अनुधैर्य, कौन से विभाजन होते हैं? याद रखना, शीर्षस्थ कोशिका में अनुधैर्य तथा आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन साफ साफ होते हैं। इसमें जब प्रथम अनुधैर्य विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। इसके बाद पुनः दूसरा अनुधैर्य विभाजन इन दो कोशिकाओं के लंबवत होता है, पीछे की ओर होता है। दो कोशिकाएं एक सामने दिखाई देती है, दो पीछे की ओर होती है। तो ये चार कोशिकाओं का समूह बन जाता है, और इन चार कोशिकाओं के समूह चतुष्टांशक कहेंगे। इन चार कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? चतुष्टांशक समूह कहेंगे। इस चतुष्टांशक में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और उससे 8 कोशिकाओं का समूह बनता है। तो इसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो चार, दो कोशिका पीछे थी, दो कोशिका आगे। जब इसको यूं काटेंगे तो 4 उधर हो गई, 4 इधर हो गई, तो 4 4 यानी 8 कोशिकाओं का समूह बनता है। और इस 8 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अष्टांशक। अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन द्वारा, देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो पढ़े थे, एक अपनत होता है, एक परिणत। तो इसको बोलते हैं, चारों जो होता है इसको बोलते हैं परिणत विभाजन द्वारा बाहर की 8 कोशिकाएं और अंदर की 8 कोशिकाएं बनती है। देखो, जब इसको यूं काटेंगे तो 8 बाहर हो गई, 8 कोशिका अंदर हो गई। तो बाहर की 8 कोशिकाएं कहलाती है बाह्य त्वचादन। 8 कोशिकाएं आंतरिक परत बनती है। बाह्य त्वचादन अनेक अपनत, ऐसे अनेक अपनत विभाजन द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाती है। अनेक अपनत विभाजन से भ्रूण की बाह्य त्वचा बनती है। एक बार फिर से देखना इसको। निषेचन के दौरान भ्रूण कोश में नर युग्मक अन्य कोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज है द्विगुणित। युग्मनज में युग्मनज के परिवर्तन से ही किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम इस युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपर की ओर शीर्षस्थ कोशिका तथा नीचे की ओर एक आधारी कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो निभाग की ओर तथा आधारी कोशिका बीजांड द्वार की होती है।
तो शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ होते हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं जिनमें पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन होता है जो पहले वाले विभाजन के लंबवत होता है, और चार कोशिकाओं के समूह बनता है, चार कोशिकाओं का समूह है जिसको क्या कहते हैं, चतुष्टांशक कहते हैं। उसके बाद इसमें पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 8 कोशिकाओं का समूह बनता है, और इस 8 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। यह अष्टांशक परिणत विभाजन द्वारा, कौन से विभाजन द्वारा, परिणत विभाजन द्वारा 8 बाह्य कोशिकीय स्तर का निर्माण करता है, और ये क्या कहलाता है, बाह्य त्वचाजन। ये बाह्य त्वचाजन बनाता है, और ये बाह्य त्वचाजन अनेक अपनक विभाजन द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, और अंदर का 8 कोशिकीय समूह है वो आंतरिक कोशिका समूह कहलाता है। और इस आंतरिक कोशिका समूह से बीजपत्र के भरण विभजोतक तथा प्राकवेदा तंत्र बनता है। आंतरिक जो कोशिका समूह है उनसे क्या बनता है, बीजपत्राधार, बीजपत्र के भरण विभजोतक और प्राकवेदा तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखना, ये जो आधारी कोशिका है ये अनेक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बनाती है। 7 से 10 कोशिकीय लंबा क्या बनाती है, ये देखो अभी हमने पढ़ा था कि शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका साथ साथ विभाजन करती है, तो ये भी कोशिका जो आधारी कोशिका है ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बनाती है, और निलंबक का अंतिम सिरा जो होता है, फर्स्ट जो सिरा होता है वो फूला हुआ होता है, और ये चूस्कांग के रूप में कार्य करता है। जो भ्रूण कोश से ये जो निलंबक है ये भ्रूण कोश से खाद्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका आध्य स्फीतिका कहलाती है। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका क्या कहलाती है, स्फीतिक कहलाती है, आध्य स्फीतिका कहलाती है। तो मूलांकुर के साथ मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। इस आध्य स्फीतिका से मूलांकुर शीर्ष का निर्माण होता है। शीर्षस्थ कोशिका जो ऊपर वाली कोशिका है उनसे शीर्षस्थ कोशिका से विभाजन समूह बनी अनेक कोशिकाओं से भ्रूण पहले गोलाकार और बाद में रेखियाकार हो जाता है। पहले भ्रूण गोलाकार होता है अनेक विभाजनों द्वारा, और बाद में हो जाता है रेखियाकार। इसमें दो पालियां बनने लगती हैं, और ये दोनों पालियां बीज पत्र के रूप में विकसित हो जाती है। 2 पालियां बनने लगती हैं, और ये दोनों पालियां बनती है, दोनों पालियां बीज पत्र के रूप में विकसित हो जाती है। तो दोनों पालियों के मध्य खांच के आधारीय भाग से प्रांगुर का विकास होता है, इससे प्रांगुर बनता है। इसलिए भ्रूण में प्रांगुर की स्थिति शीर्षस्थ तथा बीज पत्रों की स्थिति पार्श्वीय होती है। दोनों साइड में होता है बीज पत्र, और प्रांगुर की स्थिति होती है शीर्षस्थ। ये यहां होता है, दोनों पालियों के खांच के मध्य में स्थित होता है। इस प्रकार ये परिपक्व भ्रूण 2 बीज पत्रों एवं भ्रूणीय अक्ष में विभेदित होता है। ये जो परिपक्व भ्रूण 2 बीज पत्र, इसमें 2 बीज पत्र है, अपन बात भी किसकी कर रहे थे, द्विबीजपत्री पौधे की कर रहे थे। तो इसमें 2 बीज पत्र एवं भ्रूणीय अक्ष में विभेदित होता है। भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग, भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों से ऊपर का भाग, ये जो बीज पत्र हैं इनके ऊपर का भाग
बीज पत्रोपरिक और नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। ये दो क्या बन गए, बीज पत्र, इनके ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक और नीचे का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार कहलाता है। बीज पत्रोपरिक, ऊपर वाला बीज पत्रोपरिक और नीचे वाला बीज पत्राधार। बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पर परांकुर स्थित होता है, जो परांकुर चोल द्वारा आवृत होता है। बीज अंकुरण के समय परांकुर से पर्णोधन और मूलांकुर से मूल का परिवर्तन होता है, मूल का विकास होता है तथा इन दोनों बीज पत्रों में खाद्य पदार्थ संचित होता है, जो भ्रूण परिवर्तन के समय नवोत्पिंड को पोषण प्रदान करता है। तो ये था अपना भ्रूण परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम के माध्यम से इसको पूरा सीख सकते हैं और आप बनाने की प्रैक्टिस करें, सीखें। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बीज का परिवर्तन। अभी पढ़ा आपने भ्रूण का परिवर्तन, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीज का परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्विनिषेचन के दौरान भ्रूण कोश में भ्रूण व भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है। भ्रूण व भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है तथा इसके साथ ही अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होते हैं। तो से सुनना एक बात कि द्विनिषेचन के दौरान भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ ही अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड आवरण, तो बाह्य अध्यावरण बाह्य आवरण बनाता है, जिसको कैस्टा कहते हैं, जो कठोर होता है। और अंत अध्यावरण जो है वो अंत आवरण बनाता है, जिसको टेगमेंट कहते हैं। बाह्य चोल क्या कहलाता है, टेस्टा। अंतःचोल क्या कहलाता है, टेगमेंट। और बीजांड व्रंत बीज व्रंत बनाता है। बीजांड व्रंत बदल जाता है बीज व्रंत में, ठीक है। बीजांड बदल जाता है बीज में। और दो अध्यावरण में बाह्य अध्यावरण बाह्य चोल बनाता है, जिसको टेस्टा कहते हैं। अंत अध्यावरण अंतःचोल बनाता है, जिसको टेगमेंट कहते हैं। जबकि बीजांड का निभाग और रेफिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। बीजांड जो काय है, बीजांड काय ये भ्रूणकोश परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है अधिकतर, परंतु फिर भी बातों में ये भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। और ऐसा होता है काली मिर्च में। काली मिर्च में ये जो बीजांड काय है, ये भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है, और इसको कहते हैं परिभ्रूणकोश। क्या कहते हैं इसको, परिभ्रूणकोश। कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर इस बीजांड के चारों ओर एक पतला मांसल आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं, एरिल। और आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन अध्यावरण पढ़ते थे, बीजांड के संरचना के बारे में पढ़ते थे, तो मैंने ये बताया था आपको कि लीची में 3 आवरण होते हैं, 3 अध्यावरण होते हैं, और लीची का तीसरा अध्यावरण खाने योग्य होता है, जिसको क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। तो ये बीजांड के चारों ओर आवरण होता है और इसी को खाया जाता है लीची में, और ये क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। और यूफोर्बिएसी
इसमें U4BAC कुल के पादपों में बीजांड द्वार के वाले सिरे पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जैसे आपने अरंडी में देखा होगा। ये जो सफेद रंग की जो संरचना है वो कहलाती है पेरेंकल। क्या कहलाती है? पेरेंकल। और अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार के वाले सिरे पर, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक पलंगनुमा संरचना होती है, जिसको कहते हैं ओपरकुलम। क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, द्विनिषेचन के दौरान भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है। इसके साथ ही अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीज का जो आवरण है अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति तो सुनिए, ये अंडाशय जो भित्ति है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है और बीजावरण अध्यावरण जो है वो बाह्य अध्यावरण बीज का बाह्य चोल बनाता है, जिसको टेस्टा कहते हैं। अंत अध्यावरण बीज का अंत चोल बनाता है, जिसको टेगमेंट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड का निभाग और रेफी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई पादपों में ये बीजांड का भ्रूणकोश परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है, परंतु फिर भी कुछ पादपों में कोश के चारों ओर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है और जिसको क्या कहते हैं? परिभ्रूणकोश कहते हैं। और ऐसा किसमें होता है? काली मिर्च में। उसके बाद में हमने पढ़ा कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर आवरण पाया जाता है, पतली झिल्ली सा, और इसको कहते हैं पेरिन। और हमने ये पहले भी पढ़ा था कि लीची का तीसरा अध्यावरण जो है वो खाने योग्य होता है, वो क्या कहलाता है? पेरिन। U4BAC कुल के पादपों में बीजांड द्वार के शीर्ष पर एक सफेद संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? पेरेंकल। और एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार वाले छोर पर एक पल्लवनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? ओपरकुलम। भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? भ्रूणकोशी और दूसरा होता है अभ्रूणकोशी। तो देखिए, भ्रूणकोश के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अभ्रूण और दूसरा है भ्रूणकोशी। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज बोलते हैं और इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस बीज। तो देखिए, ये क्या होता है? अभ्रूणकोशी बीज किसे कहते हैं? ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणकोश का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, तो ऐसे बीजों में भ्रूणकोश अनुपस्थित होता है। तो ऐसे बीज भ्रूणकोश रहित होता है और इन्हें क्या कहते हैं? अभ्रूणकोशी। ये किसमें होता है? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में अभ्रूणकोशी बीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रूणकोश। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भी, भ्रूण परिवर्तन के बाद भी भ्रूणकोश शेष बचा होता है,
वो क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात भ्रूणकोश रहित बीज अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। और ये किसमें होता है? द्विबीजपत्री पादपों में। और भ्रूण परिवर्तन के बाद भी, पश्चात भी भ्रूणकोश उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है? भ्रूणपोषी। और ये होता है एक बीजपत्री पादपों। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि बीज परिवर्तन और बीजांड से बीज परिवर्तन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में अपन एक सारणी द्वारा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 बात करता हूं मैं, बीजांड वरण। ये होता है द्विगुणित। और बीजांड वरण किससे बदल जाता है? बीज वरण में। और बीज वरण भी कैसा होता है? ये भी द्विगुणित होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करता हूं मैं, नाभिका की। नाभिक फाइबर, इसमें कोई परिवर्तन होता है? अभी हमने पढ़ा था। ये वैसे होती कितनी है? 12 होती है। तो ये तो नाभिक का नाभिक ही रहता है। नेक्स्ट देखो, बीजांड काय, ये कैसा होता है? ये द्विगुणित होता है। अभी हमने पढ़ा था कि बीजांड काय भ्रूणकोश जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, भ्रूणकोश पोषण के रूप में बीजांड काय को ग्रहण कर लेता है। तो लेकिन फिर भी ये अपाशित हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पादपों में हमने पढ़ा था कि काले मिर्च में परिभ्रूणकोश पाया जाता है, पढ़ा? तो ये क्या हो जाता है? अपाशित। तथा कभी कभी क्या बनाता है? परिभ्रूणकोश बनाता है। ठीक है। 4 नंबर पे गया अपना अध्यावरण। ये भी द्विगुणित होता है। तो इसमें अध्यावरण बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य अध्यावरण से क्या बनता है? बाह्य चोल। और बाह्य चोल को क्या कहते हो? टेस्टा। अंतःचोल से क्या होता है? अंतःचोल। अंतःचोल को क्या कहते हैं? टेगमेंट। ठीक है। 5 नंबर पे बात करते हैं भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश की सूत्र संख्या कितनी होती है? बोलिए। ये होती है 3। अभी हमने पढ़ा है भ्रूणकोश क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, भ्रूणकोशी और अभ्रूणकोशी। जिनमें भ्रूणकोश नहीं होता वो है भ्रूणकोशी। ये क्या हो जाता है? ये पास से अथवा उपस्थित नहीं होता है। भ्रूणकोशी बीजों में उपस्थित होता है, अभ्रूणकोशी बीजों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखो, भ्रूणकोश में सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है, अपाशित हो जाती है। ठीक है।
उसके बाद में मैं करूं अंड कोशिका, इसका क्या होता है, इस अंड कोशिका से क्या बनता है, ये एंड होती हुई है, और इससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण कैसा होता है, नहीं ये साइड कोशिका की एंड होती है ये याद है। और लास्ट में करूं द्वितीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कोशिका, ये कैसे होती है बोलिए, ये होती है डिलीवरी, और ये किससे हो जाती है, भ्रूण पोष में। और ये भ्रूण पोष कैसा होता है, ये होता है 3। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने पढ़ा था, इनकी सूत्र गुणिका याद रखना आपको, और ये याद रखना कि बीजांड में क्या था और बीज में किस रूप में परिवर्तित हो गया। हमने पढ़ा अंड कोशिका किसमें बदल जाती है, भ्रूण में, द्वितीय केंद्रक कोशिका भ्रूण पोष में आता है। ये था बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फल के विकास। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फल के विकास की। तो निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है उसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। और अंडाशय भित्ति बनाती है फल भित्ति। अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करती है, फल भित्ति का निर्माण। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय की जो भित्ति है वो निर्माण करती है फल भित्ति का। एक चीज याद रखना, अंडाशय से निर्मित, अंडाशय से बने फल या निर्मित फल वास्तविक फल कहलाता है या सत्य फल कहलाते हैं। अंडाशय से निर्मित फल वास्तविक फल या सत्य फल कहलाते हैं, जबकि कुछ कारकों में फल का निर्माण अंडाशय के अलावा बाह्य दलपुंज या दलपुंज या पुष्पासन से होता है। तो इन्हें हम कहते हैं आभासी फल या अवास्तविक फल कहते हैं। जैसे सेब में फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, सेब। और कभी कभी बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ऐसे फल कहलाते हैं अनिषेक फल। और यह प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। हम क्या कहते हैं, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण अनिषेक फल कहलाता है, और बिना निषेचन के अंडाशय से फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन जैसे केला, पपीता, और इन केला पपीता इनमें बीज नहीं बनते, जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो उनमें क्या नहीं होते, बीज नहीं होते फलों में। और जब वर्ती कागज पर, जब वर्ती कागज पर पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, इनका छिड़काव करने से अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उस
उसको कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? प्रेरित अनिषेक। देखिए एक बात से, बिना निषेचन के निषेचन के दौरान अंडाशय से फल का निर्माण होता है और अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय से निर्मित फल वास्तविक फल कहलाता है या सत्य फल कहलाता है, जबकि कुछ पादपों में क्या होता है, फल का निर्माण अंडाशय के अलावा बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से हो जाता है, उनको कहते हैं आभासी फल। और ऐसा होता है सेब में और नाशपाती में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, ये कहलाता है अनिषेक फल। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। और ये किसमें होता है? केला, पपीता, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता। और जब वर्ती हार्मोन, पादप हार्मोन जैसे ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो प्रेरित किया जाता है अंडाशय को फल में परिवर्तित होने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये लेसन आज हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट अपन 4th लेसन की बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।